नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आपका जेवेनल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ पोस्ट बैचेज चलाया जा रहा है, जिसमें अभी आपका लेटेस्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2025 चल रहा है। इसमें ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 20 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। 20 नंबर 1 की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा ई फाइलिंग के बारे में बात करेंगे। यानी जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो ई फाइलिंग किस प्रकार से भरते हैं, 1961 और 2025 एक्ट के बारे में बात करेंगे। हालांकि 2025 वाले एक्ट में किसी प्रकार से कोई चेंजिंग यहाँ पे हुआ नहीं है, तो 61 वाला सेम प्रोविजन यहाँ पे लागू रहेगा। ठीक है, तो 21 नंबर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। यानी आपका जो 20 नंबर की क्लास थी उसमें आपका एक पॉइंट रह गया था, यानी टीडीएस रिटर्न और रेट्स के अंतर्गत जो हानि का विवरण है वो रह गया था। पहले उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपका ई फाइलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले हानि का विवरण है। इन धारा 139(3) जो रिटर्न फिलअप करते हैं, जिसमें जो हानियां होती है उसको अगर आगे ले जाना है तो उसका अगर विवरण रिटर्न में किस प्रकार से देना होता है। धारा 139(3) के अकॉर्डिंग, यदि किसी व्यक्ति को गत वर्ष में किसमें प्रीवियस ईयर में व्यापार अथवा पेशों से, यानी बिजनेस ध्यान रखना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से व्यापार अथवा पेशों के लाभ या पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत, यानी कैपिटल गेन शीर्षक के अंतर्गत कोई हानि होती है। क्या होती है? अगर किसी प्रकार से कोई हानि होती है और वह उसे आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे ले जाना चाहता है, यानी कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, आगामी लाभों से उसका एडजस्टमेंट करना चाहता है, तो वह इस आशय के लिए धारा 139(1) किसके लिए? धारा 139(1) के अंतर्गत स्वीकृत अवधि के अंदर कर निर्धारण अधिकारी के सम्मुख एक प्रार्थना पत्र देगा। यानी जो भी कर इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, टैक्स असेसमेंट ऑफिसर होता है, उसके सम्मुख एक प्रार्थना पत्र देगा जिसमें हानि का विवरण दिया हुआ होगा, यानी कितनी हानि को आगे ले जाना है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी स्वीकार कर सकता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा हानि का विवरण स्वीकार कर लेने की दशा में करदाता को हानि आगे ले जाने का अधिकार यहाँ पे मिल जाता है। यानी जैसे ही जो असेसमेंट ऑफिसर होता है, टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको आगामी जो भी हानि हुई है उसको ले जाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो रिटर्न राइट्स और टैक्सेस के बारे में जो चैप्टर था आपका 20 नंबर की क्लासेस थी उसका रह गया था, उसको देख चुके हैं। अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे क्लास नंबर 21 का है, ई फाइलिंग किस प्रकार से की जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी इनकम टैक्स से आपने आई कमा ली, आई कमाने के बाद में आपको रिटर्न फिल करना होता है। अब रिटर्न है, हालांकि ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपकी ऑनलाइन ही रिटर्न फाइल की जाती है। तो ई फाइलिंग किस प्रकार से की जाती है, उसकी क्या प्रोसीजर होती है, और उसके अलावा उसको वेरीफाई करने का क्या तरीका होता है, एक्सेट्रा तमाम चीज़ें के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बात करेंगे। तो ई फाइलिंग चैप्टर क्या है आपका? ई फाइलिंग है। इंटरनेट के माध्यम से कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को, यानी एक तरह से ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से कर प्रतिवेदन टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करने को ई फाइलिंग कहते हैं। यदि इसके साथ ही करदाता का कर का भुगतान इंटरनेट की सहायता से करता है तो इसे ई पेमेंट कहते हैं। यानी सीधा सा कहने का तात्पर्य है कि ऑनलाइन आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी रिटर्न फिलअप करते हैं कंप्यूटर की सहायता से, ठीक है, या लैपटॉप जो भी आपके पास में गैजेट है उसकी सहायता से, उसको ई फाइलिंग कहा जाता है इनकम टैक्स साइट पर जाकर। और जो भी आप पेमेंट, आपका जो भी टैक्स है लाइबिलिटी बनती है उसको आप अगर पेमेंट करते हैं ऑनलाइन तो उसको एक तरह से ई पेमेंट कहा जाता है। Submitting tax returns via the internet is called e-filing. If in addition to this the taxpayer pays the tax using the internet, it is called e-payment. ठीक है, ये नॉर्मल चीज है। अब नेक्स्ट है परिस्थितियां जिनमें ई फाइलिंग करना आवश्यक है। यानी ऐसे कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी सिचुएशन है, कौन सी कंडीशन है कि उसमें ई फाइलिंग करना अनिवार्य होता है। अब इसको देखते हैं। यदि कोई करदाता निम्न वर्णित श्रेणियों में से किसी भी एक या अधिक श्रेणी में आता है, इसमें से या तो निम्न एक या अधिक श्रेणी में अगर वो उसमें उस चीज को कवर करता है, उसमें शामिल होता है, तो उसे अपना कर प्रतिवेदन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।
अब इसमें कंडीशन दे रखी है, कौन कौन सी कंडीशन है वो देखते हैं। किन किन व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक यानी ई फाइलिंग करना अनिवार्य होता है। अब ये काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से आपका एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। फ्रेंड्स, आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंडीशन है उसमें ई फाइलिंग करना अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होता है। तो फर्स्टली तो इसमें करदाता की कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए। फर्स्टली बात क्या है कि जो करदाता है उसकी जो इनकम है वो 5 लाख से अधिक है, तो उसको ई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई फाइलिंग करना अनिवार्य होगा। दूसरी चीज है, यदि भारत में निवासी किसी व्यक्ति अथवा हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कोई संपत्ति भारत से बाहर अगर स्थित है या भारत के बाहर रजिस्टर्ड है किसी फॉरेन कंट्री में, तो उसको ई फाइलिंग करना अनिवार्य होगा। ठीक है। इसके अलावा किसी करदाता को आयकर अधिनियम 1961 या इसके तरीके आप 2025 मान सकते हैं, तो किसी करदाता को आयकर अधिनियम 1961 या 2025 के अनुसार खातों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य हो। ठीक है। तो खातों का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अंकेक्षण करवाना अगर कंपलसरी है, तो उन ऐसे व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई फाइलिंग करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा जो भी सभी कंपनी करदाता होते हैं उनको ई फाइलिंग करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा राजनीतिक पार्टी की आय के संबंध में फॉर्म 7 में, यानी जो राजनीतिक पार्टी की आय होती है, तो फॉर्म नंबर 7 होता है में धारा 147 4 बी के अनुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन होता है, तो राजनीतिक पार्टियों को भी फाइलिंग करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा करदाता जिसे धारा 90, 90A तथा धारा 91 में दोहरे करारोपण से कर में राहत चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी उसे ई फाइलिंग करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा ऐसा कोई करदाता जो भारत के बाहर किसी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता हो, यानी गवर्नमेंट ने उसको अधिकृत कर रखा हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे ई फाइलिंग करना अनिवार्य होता है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ये नोट्स है बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में है, जहाँ मोस्टली हिंदी में बात करते हैं, लेकिन जहाँ एक बार इंग्लिश को देख लेते हैं। द टैक्सपेयर टोटल इनकम एक्सीड 5 लाख। सेकंड कंडीशन है, इफ एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अचीव प्रेसिडेंस इन इंडिया होल्ड्स एनी असेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट है, if a taxpayer is required to have their accounts audited under the Income Tax Act 1961 or 2025 for all corporate taxpayers, जो भी कंपनी करदाता है उनको सभी को ई फाइलिंग करना अनिवार्य है। इसके अलावा सबमिशन ऑफ ए रिपोर्ट इन फॉर्म 7 अंडर सेक्शन 139 4B रिगार्डिंग द इनकम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट, ए टैक्सपेयर सीकिंग रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन अंडर सेक्शन 90 और सेक्शन 91। Next, any taxpayer who holds signing authority for an account located outside India, तो इन लोगों को यहाँ पे ई फाइलिंग भरना अनिवार्य होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, आयकर विभाग द्वारा आयकर ई रिटर्न फाइल करने पर निम्न सुविधाएं दी जाती है। कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है? अगर आप आयकर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न ई रिटर्न फाइल करेंगे तो आप यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको कई चीजों में छूट दी जाती है, ये सुविधाएं दी जाती है। एक तो है रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर द्वारा कर और ब्याज की गणना आसानी से की जाती है, यानी जो भी उसमें सॉफ्टवेयर होता है तो आप आसानी से ब्याज की गणना कर सकते हैं। इसके अलावा बिना पंजीकरण के अपने अदा किए गए व कटौती हुई सभी करों के विवरण के लिए टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फॉर्म 26AS देखा जा सकता है। यानी जो फॉर्म नंबर 26AS होता है, जब आप लॉगिन करते हैं इनकम टैक्स साइट को, तो उसमें जैसे आप अपना पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड डालते हैं, तो फिर एक कॉर्नर में 26AS फॉर्म का लिंक आता है, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म नंबर 26AS दिखाई देगा। ई फाइलिंग द्वारा भरी गई अपनी रिटर्न की स्थिति, ई फाइलिंग के द्वारा जो भी आप अपनी अब तक की जो भी रिटर्न भरे गए उसकी स्थिति ऑनलाइन जांचना, उसकी जांच कर सकते हैं। अब तक आपने कितनी रिटर्न भरी है, कितना टैक्स आपने पे किया, एक्सेट्रा सब पूरी डिटेल उसमें आ जाती है। रिफंड बैंकर स्कीम द्वारा रिफंड प्राप्त करना, यानी रिफंड बैंकर स्कीम द्वारा जो रिफंड प्राप्त करना है वो ई फाइलिंग के माध्यम से किया जाता है। सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है। यानी कैलकुलेटिंग टैक्स एंड इंटरेस्ट यूजिंग रिटर्न प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, viewing the tax credit statement from 26AS for details of all taxes paid and deducted without registration, checking the status of your e-filled return online, receiving refunds through the refund banker schemes। अब देखते हैं ऑनलाइन आयकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के चरण कौन कौन से हैं। अब ऑनलाइन आयकर प्रतिवेदन, आप रिटर्न को भरना है आपको ऑनलाइन, तो उसकी प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप क्या क्या कार्य करेंगे, अब उसको 1 by 1 देखते हैं, डिटेल से देखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम आ सकता है, प्रश्न आ सकता है किस प्रकार से ऑनलाइन रिटर्न भरते हैं, इसकी प्रोसेस क्या रहती है। प्रोसेस के बारे में अभी यहाँ पे डिटेल से बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या करना होगा, आपको अपना ई फाइल खाता बनाना होगा। यानी इनकम टैक्स की वेबसाइट आप www.incometaxindia e-filing.government इन पर जाएंगे, तो उसमें वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट ओपन होते ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन में जो भी चीज़ें होती है, आपकी पर्सनल डिटेल, फादर्स नेम, आपका एड्रेस है,
आपका एम्प्लॉय डाटा है, एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें, अकाउंट नंबर है, जो भी चीज़ें उनके द्वारा मांगी जाती है वो आपको फिलअप करना होता है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, फिर आपको एक पासवर्ड दे दिया जाता है। अब पासवर्ड आप पहले तो बाय डिफॉल्ट मिलता है, फिर आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग पासवर्ड रख सकते हैं। तो अपना ई फाइल खाता बनाए। अपना ई फाइल खाता बनाने हेतु सर्वप्रथम आयकर विभाग की निम्नलिखित वेबसाइट पर आपको जाना होता है, जैसे जो भी देगी इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट गवर्नमेंट इन पर। इसके अलावा फॉरम 26 डाउनलोड करें। क्या करना है, फॉरम 26 डाउनलोड करें। आप कंप्यूटर पर जो स्क्रीन देख रहे हैं उसके बाएं तरफ, इसकी तरफ एंड लेफ्ट साइड में क्लिक मेन्यू होता है, इसमें वी ओ फॉरम 26 एंड टैक्स क्रेडिट इसको कहा जाता है। टैक्स क्रेडिट लिंक पर जाने से अपना फॉरम 26 जनरेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आयकर फॉर्म डाउनलोड करना। अब नेक्स्ट है स्क्रीन के बाईं ओर एंड स्क्रीन के बाईं ओर लेफ्ट साइड में एक बटन, यानी स्क्रीन के बाईं ओर एक बटन क्विक लिंक मेनू होता है, इस पर जाकर आप आईटीआर फर्स्ट से लेकर से होते हैं, जो भी आईटीआर आप जिसमें शामिल होते हैं, जैसे सैलरी पर्सन व्यक्ति है तो आईटीआर फर्स्ट में रहेगा। इस प्रकार जो भी आप जिसके ऊपर एप्लीकेबल है आपका इनकम, तो जो भी आईटीआर का आपको चूज करना है, आईटीआर फर्स्ट से लेकर 7th में जो फॉर्म करदाता के लिए उपयुक्त है उसे डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करने पर यह जिप फाइल के रूप में सेव हो जाता है। साथ ही कर निर्धारण वर्ष का आपको चयन करना होता है। जिस असेसमेंट ईयर का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका आपको चयन करना है। नेक्स्ट कर प्रतिवेदन के फॉर्म में सूचना भरना है। जीप फाइल के रूप में प्राप्त फाइल के साथ सॉफ्टवेयर संलग्न करना है और एक्सेल में मैक्रो को जोड़ना है, यानी आप बाय डिफॉल्ट हो जाता है ये चीजें। इसके बाद प्रमुख सूचनाओं जैसे करदाता का नाम है, पैन नंबर है, पूर्ण पता, ईमेल आईडी, निवास स्थिति, उद्गम स्थान की कटौती है, एडवांस टैक्सेस कितना जमा कराए, बैंक का नाम, ब्रांच खाता संख्या एक्सेट्रा, आईएफएस कोड जो भी है वो आपको फिलअप करना होता है। अब नेक्स्ट है सूचनाओं की वैधता प्रमाणित किस प्रकार से करनी है आपको, यानी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है उसको वैलिडेशन करना है। तो वैलिडेशन करने के कई प्रोसेस होती है, इसमें एक तो होता है सूचना को वैधता प्रमाणित करना है, तो समस्त सूचनाएं भरने के पश्चात वैलिडेट बटन पर क्लिक करके सूचनाओं को आप प्रमाणित कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडेट बटन पर आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कर की गणना किस प्रकार से करनी है आपको, इसके पश्चात कैलकुलेट टैब पर क्लिक करने से देय कर की गणना हो जाती है। कंप्यूटर स्वयं कर स्लैब व कर की दर का निर्धारण वर्ष के संदर्भ से करता है, सरचार्ज तथा शेष जोड़ देता है। यानी इसके कहने का तात्पर्य है अगर आपको टैक्स की कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक तरह की सुविधा दे रखी है, कैलकुलेटर दे रखा है कि आप जिस वर्ष का टैक्स की गणना करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको चूज करना होता है। उसके बाद आप टोटल इनकम चूज करनी होती है, जो भी आपकी डिडक्शन है वो आप काट सकते हैं। उसके बाद में जो भी बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर आपको टैक्स का कैलकुलेशन करके बाय ऑटोमेटिक दे देता है। ठीक है, और इसमें जो भी सरचार्ज लगेंगे आपको 2% मेडिकल और एजुकेशन सरचार्ज है वो भी बाय डिफॉल्ट जोड़ देता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सूचनाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा वर्ष के अकॉर्डिंग जो भी संबंधित वर्ष में जो भी टैक्स की स्लैब की रेट है वो पहले से ऑलरेडी फिलअप होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना काउंटिंग का कार्य कर देता है। शेष कर का भुगतान करना है। यदि कर की गणना करने के बाद कर वापसी की मांग होती है, कि इसमें क्या बता रखा है, यदि कर की गणना करने के बाद कर वापसी की मांग होती है तो ठीक है, परंतु यदि कर की मांग हो तो इसके लिए चालान में वांछित सूचनाएं भरकर इलेक्ट्रॉनिक विधि से कर का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, आपको वो टैक्स का भुगतान करना है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन में कर सकते हैं और चालान के माध्यम से इसको जमा करवा सकते हैं। फिर है XML फाइल सज्जित करना है। कर की समस्त राशि का भुगतान होने के पश्चात अपने कंप्यूटर पर XML सॉफ्टवेयर में फाइलिंग की कॉपी सेव करें। इसके लिए जनरेट XML पर क्लिक आपको करना होता है। फिर आयकर प्रतिवेदन सबमिट करना है। अब इतनी आपने प्रोसेस कर दी, जो भी डाटा रिटर्न में मांगा गया था आपने सब डाटा फिलअप कर दिया, उसके बाद में आपको सबमिट करना है। क्या करना है, एंड फाइनल सबमिट करना है। तो आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ई फाइलिंग अकाउंट में अपलोड रिटर्न पर क्लिक करें। इसके बाद XML फाइल को अपलोड करें, सबमिट पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, फिर डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करना है। क्या करना है, डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु लॉगिन करना है, फिर आपको गो टू पब्लिक सेटिंग पे जाना है, फिर रजिस्टर्ड DSC का प्रयोग करना है। यदि डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग किया जाता है तो ई फाइलिंग की प्रक्रिया तुरंत पूरी हो जाती है। अगर डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करेंगे तो ई फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, आपको अनावश्यक बेंगलुरु में CPC में भेजने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। मोस्टली सभी लोग ऐसा करते हैं। और करदाता को अगले चरण में किए गए वर्णन के अनुसार ITR वी का प्रिंट लेकर उसे डाक से बेंगलुरु भेजने की भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हस्ताक्षर करके ITR वी डाक से भेजें। इसके अलावा दूसरी चीजें हैं, अगर आप ऑनलाइन नहीं करते हैं तो हस्ताक्षर करके आपको ऑफलाइन भेजना होता है, तो ITR वी का प्रिंट निकालकर उस पर नीली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करना है। इसके बाद सरकार की पोस्ट ऑफिस सर्विस की साधारण अथवा स्पीड पोस्ट डाक से फाइलिंग के दिनांक से अधिकतम 120
कितना, यानी 120 दिनों में इसे निम्न पते पर आपको भेजना होता है। अगर आपने वेरीफाई कर दिया डिजिटल रूप से तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको ITR भी डाक से भेजना है, और जो ई फाइलिंग की दिनांक से अधिकतम 120 यानी 4 महीनों के भीतर भीतर आपको इस पते पर भेजना होता है। और पता क्या है इसमें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CPC पोस्ट बैग नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु, जो भी पिन कोड दे रखा है, इस पते पर आपको भेजना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आयकर प्रतिवेदन प्रमाणित करने का नया इलेक्ट्रॉनिक तरीका अपनाया गया है। अब ये तो पुरानी चीजें थी, अब नेक्स्ट बात करते हैं आयकर प्रतिवेदन प्रमाणित करने का नया इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। ठीक है, वो वेरीफाई करने का भी आपने देखा था, अगर वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर कर देते हैं तो आपको CPC बेंगलुरु भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, ऑफलाइन होता है, तो आपको CPC बेंगलुरु जो रिटर्न की तारीख होती है उसके 4 महीनों के भीतर भीतर आपको अनिवार्य रूप से भेजना होता है। तो अपनी रिटर्न शीघ्र प्रोसेस करवाने के लिए ई वेरीफाई करें, क्योंकि अब इसे डाक द्वारा भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। CPC बेंगलुरु द्वारा तुरंत प्राप्ति हो जाती है, ऑनलाइन हो जाता है। निम्नलिखित 6 विकल्पों में से किसी एक के उपयोग से आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। अब इन 6 विकल्प होते हैं कि आपको जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं रिटर्न, तो उसमें आपसे मांगा जाता है कि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं। ठीक है, सबमिट करने के बाद में आप इसको वेरीफाई करेंगे, तो किसके माध्यम से वेरीफाई करेंगे, नेट बैंकिंग से करेंगे, आधार कार्ड से करेंगे, ATM से करेंगे, बैंक अकाउंट से करेंगे, एक्सेट्रा जो चीजें दे रखी है उनके बारे में भी बात करेंगे 1 बाय 1। तो 6 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का प्रयोग करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एंड ई वेरीफाई योर रिटर्न टू एंश्योर स्पीडी प्रोसेसिंग एज देयर इज नो longer a need to send it by post. CPC Bengaluru receives it immediately. E-verify using any one of the following 6 options. 6 ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट तो आपका नेट बैंकिंग द्वारा रिटर्न ई वेरीफाई करना है, फिर आप बैंक ATM द्वारा करना है। अब इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं, पहले जिसको स्टार्ट करेंगे उसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स, आपका नेट बैंकिंग द्वारा रिटर्न ई वेरीफाई करना है। अब नेट बैंकिंग के माध्यम से आपने सब कुछ फॉर्म में फिलअप कर दिया, अब इसको आप सबमिट करना है फाइनली, अब वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, तो नेट बैंकिंग के द्वारा लॉगिन करना है आपको। ठीक है, इसके बाद में ई फाइलिंग के पोर्टल पर आपको जाना है, फिर अपलोड किए गए रिटर्न पर ई वेरीफाई लिंक पर आपको क्लिक करना है, और ई रिटर्न सफलतापूर्वक वेरीफाई जो भी OTP आएगा वो OTP एंटर कर देंगे तो आपकी जो भी ई रिटर्न है सफलतापूर्वक वेरीफाई हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन इसमें, एक तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, दूसरा है बैंक ATM द्वारा रिटर्न ई वेरीफाई करना है। अब बैंक ATM से अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो बैंक ATM में अपना ATM कार्ड स्वाइप कर सकते हैं। इसके अलावा ई फाइलिंग के लिए पिन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक EVC आपको प्राप्त होगा, एक तरीके से एक कोड प्राप्त होगा। फिर ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें तथा बैंक ATM का प्रयोग करके रिटर्न ई वेरीफाई करने का विकल्प चुनना है। इसके अलावा ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना EVC एंटर करना है और ई रिटर्न सफलतापूर्वक यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रोसेस हो चुकी है। थर्ड प्रोसेस आपके आधार OTP द्वारा रिटर्न वेरीफाई कैसे करना है। अब मोस्टली जो लोग करते हैं वो आधार OTP के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, आधार OTP के माध्यम से करने। गवर्नमेंट ने एक तरीके से ये बहुत ही बड़ा अच्छा फीचर दे रखा है कि मान के चलो किसी व्यक्ति को आपका पासवर्ड और पैन नंबर याद है, अगर वो गलती से आपकी रिटर्न फिलअप कर देता है, ठीक है, जो भी मिसमैच डाटा भर देता है, अब उसको अगर सबमिट करवाना चाहता है, अब सबमिट अगर इस तरीके से सुविधा नहीं दी जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी की मिस इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकता है। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है कि आपका जो भी एक्चुअल एड्रेस है या आपकी जो एक्चुअल ऑथेंटिफिकेशन है तो उसकी जांच की जाए, उसके बाद में इसको सबमिट किया जाए। आधार OTP द्वारा रिटर्न वेरीफाई कैसे करना है, ई फाइलिंग पोर्टल पर आपको जाना है। इसके अलावा पेन के साथ जो पेन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर के आधार संख्या लिंक करना जरूरी है। हालांकि अब सब लोगों ने सभी जो भी RBI ने या गवर्नमेंट ने टाइमलाइन बढ़ाई थी, 5-6 साल से टाइमलाइन बढ़ा रही है, सभी लोगों ने पेन के साथ में अपना आधार कार्ड लिंक कर रखा है। पेन के साथ आधार संख्या लिंक करना है, यदि लिंक नहीं किया गया है तो आपको लिंक करना है। मोस्टली सब लोगों ने कर रखी है। इसके बाद में आधार सफलतापूर्वक लिंक किया गया है, स्क्रीन पर ई वेरीफाई लिंक करें तथा आधार OTP का प्रयोग करके रिटर्न ई वेरीफाई करने का विकल्प आपको चुनना है। उसके बाद OTP जनरेट होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपको एक तरह OTP EVC प्राप्त हो जाएगा। ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना EVC एक तरह से OTP आपको वेरीफाई कर देना है और इसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देना और आपके पास मैसेज आ जाएगा सफलतापूर्वक इसको वेरीफाई किया गया है। ये 3 प्रोसेस हो चुकी है। दूसरी है मोस्टली आधार कार्ड से करते हैं सभी लोग, तो बैंक अकाउंट द्वारा बैंक अकाउंट नंबर द्वारा रिटर्न ई वेरीफाई कैसे करना है। ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना है, इसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर प्री वैलिडेट करना है, जो वैलिडेट नहीं किया गया है तो आपको वैलिडेट करना है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगी, इसमें बैंक अकाउंट का विवरण सफलतापूर्वक वैलिडेट किया गया है, ई वेरीफाई लिंक पर क्लिक करना है, फिर बैंक अकाउंट के विवरण का प्रयोग करके ई वेरीफाई करने का विकल्प आपको चुनना है, फिर OTP जनरेट करना है,
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी प्राप्त होगा और फिर वो जो भी ओटीपी आया है उसको अपना पोर्टल पर ईवीसी आपको एंटर करना है और इसके बाद में आपकी जो रिटर्न है सफलतापूर्वक वेरीफाई हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोसीजर डीमेट अकाउंट नंबर द्वारा रिटर्न वेरीफाई करें। एंड डीमेट यानी जो शेयरों में निवेश करते हैं तो उन व्यक्तियों द्वारा एक डीमेट अकाउंट अलग से ओपन किया जाता है। तो डीमेट अकाउंट नंबर द्वारा रिटर्न वेरीफाई आपको किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना है, अपना डीमेट अकाउंट नंबर प्री वैलिडेट करना है अगर वैलिडेट नहीं किया गया है तो। फिर डीमेट अकाउंट का विवरण सफलतापूर्वक वैलिडेट किया गया है, ई वेरीफाई लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद डीमेट अकाउंट के विवरण का प्रयोग करके ई वेरीफाई करने का विकल्प आपको चुनना है, फिर ओटीपी जनरेट करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना ओटीपी दर्ज करना है और इसके बाद में आपका जो रिटर्न है सफलतापूर्वक वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोसेस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी द्वारा रिटर्न ई वेरीफाई करना है। अब इसमें एक प्रोसेस लास्ट में बता रखी है, क्या बता रखी है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर द्वारा, किसके द्वारा फ्रेंड्स, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी द्वारा भी आप रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। अब उसकी प्रोसेस होती है, यदि आपकी कुल आय 5 लाख है, क्या है, यदि आपकी कुल आय 5 लाख है तथा कोई रिफंड की मांग नहीं है, आपने किस प्रकार से कोई रिफंड की मांग नहीं की है, तो ई फाइलिंग पर आपको जाना है, ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना है, ईवीसी जनरेट करना है, इधर ओटीपी जनरेट करना है, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी पर आपको ईवीसी प्राप्त होगा। ठीक है, यानी एक तरीके से आपको ओटीपी प्राप्त होगा, जो भी ओटीपी आएगा वो ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना ईवीसी आपको एंटर कर देना है। जैसे करते हैं तो आपका रिटर्न यहाँ पर सफलतापूर्वक वेरीफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको रिटर्न वेरीफाई करने की प्रोसेस होती है। 6 प्रोसेसों के बारे में, 6 जो भी प्रक्रिया होती है उसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज किया जाता है वो आधार ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका इंग्लिश वर्जन दे रखा है तो इसकी अभी बात नहीं करेंगे। आपको नोट्स मिल चुके हैं तो नोट्स में आप इनको देख लेना। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ चुके फ्रेंड्स। अब आपका छोटे के लिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, जुर्म एवं सजाओं के बारे में बात करेंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति तय समय पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2025, हालांकि 61 आपका समाप्त हो चुका है और 1 अप्रैल 26 से आपका नया एक्ट 2025 लागू हो चुका है, जिसमें कोई मेजर चेंजिंग नहीं किए गए हैं। ठीक है, जो भी चेंजिंग किए गए वो क्लासों में, लास्ट क्लासों में आपके 1 से लेकर 9 क्लासों में कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन क्लासों को जरूर देखना। तो अगर कोई व्यक्ति तय समय पर रिटर्न का फाइल नहीं करता है या टैक्स का भुगतान नहीं करता है, अब स्वाभाविक है वो एक तरीके से व्यक्ति कर प्रवर्तन का कार्य कर रहा है, कर चोरी कर रहा है। ठीक है, तो उस समय में गवर्नमेंट द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं, सजा का या जेल का, जुर्माना जो भी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। कितना उसको जुर्माना होगा, क्या जेल होगी, कितनी सजाएं मिलेगी, कौन सी धारा में जो भी ऑफेंसेज है, जो भी प्रोसिक्यूशंस है, उनके बारे में अभी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जुर्म सजाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी धारा दे रखी है उस धारा के तहत यहाँ पे बात करेंगे। हालांकि इसमें आपको प्रश्न आ सकता है। और आयकर अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड चार्ट कितना बनाया गया है उसके बारे में इसमें बात कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी सारणी दे रखी है तो इस सारणी में पूरा निचोड़ दे रखा है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका जुर्म एवं सजाएं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और तो इस वीडियो के माध्यम से अपने बात की है कि ई फाइलिंग किस प्रकार से की जाती है, ई फाइलिंग क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, किस प्रकार से आपको ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म 26 AS किस प्रकार से डाउनलोड करना है, पुरानी जो भी आपने रिटर्न फिलअप की है वो किस प्रकार से आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है, और उसके अलावा आपको ई वेरीफाई करने के रिगार्डिंग जो 6 विकल्प दिए गए हैं उनको किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, एक्सेट्रा तमाम बिंदुओं के बारे में हम डिटेल से बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे आपके 22 या 22 नंबर की स्टार्ट करेंगे, जिसमें जुर्म एवं सजाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।